जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 4543 भर्ती आई है दरोगा की, और इसके फॉर्म 30 अप्रैल से भरे जाएंगे। और आप लोग यह भी डर रहे हो कि भैया मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं तो मेहनत कर भी रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, फार्म भले 20 लाख पड़ेंगे, पर आप लोग शुरुआत में देखे होंगे कि हर एक चैनल में जैसे भर्ती का नोटिफिकेशन आया, बूम आ गया। उसके बाद क्या हुआ, अब बच्चों का मन धीरे धीरे टूट रहा है दरोगा का विशाल सिलेबस देख करके। तो उसको बोझ लेकर के जो बच्चे पढ़ेंगे वो बीच में छोड़ देंगे। आप लोगों को एक निश्चित टारगेट सेट करके पढ़ना है कि ये चीज़ें पढ़नी है। तो उसी क्रम में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं मूल बुद्धि और पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। और इस समय देखिए भैया, यह होती है मेहनत। देखिए, रात का 11 बज रहा है, दिन भर ड्यूटी किया हूँ, फिर भी मैं सोचा हूँ कि आज आप लोगों के लिए यह चैप्टर क्लियर कर दूँ। और मुझको पढ़ाई छोड़े 4 साल हो गया है, फिर भी मैंने रिवीजन करके और माइंड लगाया है, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा है कि राष्ट्रपति से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक छोटा सा अपना प्रयास किया हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग बताइएगा भैया। और एक लाइन आप लोगों के लिए है, सब लड़का लोगों के लिए जो गांव में रह रहा है और उसको कभी ना कभी किसी ने रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट तो हम सब लोग कह लेबा, पर ये लाइन तोहन लोगन के लिए है कि तुमने सबका दिल है लूटा, हम महफिल लूट कर जाएंगे। तुमने सबका दिल है लूटा, हम महफिल लूट कर जाएंगे। और तुम्हारे साथ साथ हमारे नज़ारे यह दुनिया भी देखेगी, जिस दिन कंधे पर 2 सितारे सजाएंगे। ठीक है। तो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, भारत का राष्ट्रपति, जिसके अनुच्छेदों को याद करने में हर एक बच्चे को दिक्कत होती है। जो पुराने वाले होंगे वो याद कर लिए होंगे, जो नया बच्चा बिगिनर है कि राष्ट्रपति में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और ये सारे 10 अनुच्छेद मैं आप लोग को याद करा दूंगा। और इसके बारे में मैं जो जो चीज़ें आपको बोलूँगा उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। वो कहीं ना कहीं आप लोगों के मॉक टेस्ट में या कहीं से प्रश्न जरूर बनेगा। तो आप लोग कहेंगे, ओ भैया आप बहुत अच्छा बताए थे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में संविधान के अनुच्छेद का भाग 5, जिसका नाम है संघ, उसमें दिया गया है। और क्या क्या चीज़ें दिया गया है, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है, उसको शपथ कैसे दिलाई जाएगी, उस पर महाभियोग कैसे लगेगा, और राष्ट्रपति मृत्युदंड पाए हुए इंसान को क्या क्षमा याचना दे सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत दे सकता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा। ठीक है ना भैया। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप लोग को छोटा वीडियो बनाऊंगा और बता दूंगा, और आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, सबसे पहले देखिए, यह अनुच्छेद सीक्वेंस वाइज किसी को याद नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने 1 नंबर की ट्रिक बताई है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और 108 जाप का माला जो होता है उसको 108 बार जब जाएंगे तो आपको याद जरूर हो जाएगा। ठीक है ना भैया। तो देखिए, पहले लिखिए प का नी को का दू दू यो दसम हो गया। अब देखिए, अब ऐसे अनुच्छेद लिख लिए, ऐसे लिए 52 में क्या है, पद है। 53 में क्या है, कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। इसमें क्या है, 54 में क्या है, निर्वाचन मंडल है। 55 में क्या है, कोटा है। कोटा मतलब रीति, कैसे चुना जाएगा, किस पद्धति के माध्यम से चुना जाएगा। 56 में क्या है, कार्यकाल है, दोबारा बन सकता है। योग्यता है 58 में, 57 में दोबारा बन सकता है, योग्यता है। अब देखिए, दशम मतलब दशा, दशा मतलब इनकी शर्त, अगर राष्ट्रपति कोई बन जाता है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें रहेंगी, उसको कितना सैलरी मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल वाइज बता देता हूँ। पहले आप लोग इतना देख लीजिए। अब 60 से 60, देखिए 60 से शपथ हो गया, 60 शपथ, 60 शपथ। अब म से महाभियोग, ये शपथ। ठीक है भैया। तो यह चीज़ें हो गई। अब मैं आपको हर एक अनुच्छेद की वाइज बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है। ये तो यूपी पुलिस के लिए इतना पर्याप्त है, पर यूपी एसआई के लिए चीज़ पर्याप्त है? बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों से इसके अंदर से क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा,
मैं प्रीवियस ईयर को देखा हूँ भैया, और उसके हिसाब से मैं एनालिसिस किया हूँ कि आगे क्या प्रश्न आपसे बन सकते हैं। ठीक है, तो बता रहा हूँ अभी इस अनुच्छेदों के बारे में मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। पका निकोका, देखिए प का निकोका 5 बार, एक बार 5 अक्षरों को एक बार बोलिए, एक शब्द बना लीजिए पका निकोका। ठीक है, 2 शब्दों को एक बार बोल दीजिए, दुयो, पका निकोका दुयो दसम। हो गया, 10 अनुच्छेद आपके याद हो जाएंगे। यह तो आपकी ट्रिक हो गई। अब मैं हर एक अनुच्छेद के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद 52 में यह बताया गया है कि भारत की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। भारत की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, जो भारत का प्रथम नागरिक होगा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 52 में बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? 52 में बताया गया है। आपका अनुच्छेद 52 क्लियर हो गया? अब बता दे रहे हैं 53 का मतलब क्या है? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो कार्यपालिका क्या होती है ये आप लोग को मालूम है? ये बताइए, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका का मतलब यह होता है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने वाले को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। संसद के द्वारा बनाए गए समस्त कानूनों को लागू कराने वाले को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। संसद के द्वारा बनाए गए समस्त कानून को लागू कराने वाले को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका का मतलब आपको समझ में आ गया। तो अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है कि समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब राष्ट्रपति के पास होगी। वह इसका उपयोग स्वयं या तो अपने अधीनस्थ के माध्यम से कर सकता है। समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। अधीनस्थ कौन होंगे? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। यह बात किसमें लिखी है? तो अनुच्छेद 74 में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब देखिए, अनुच्छेद 74 में जो मूल प्रति थी संविधान की, यह लिखा गया था कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। उसमें यह बताया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी के द्वारा क्या बताया गया कि जो राष्ट्रपति होगा वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि उसे मंत्रिपरिषद की सलाह माननी है, उसे मंत्रिपरिषद की सलाह माननी है। पर उसके बाद क्या हुआ? 1978 में, जान रहे हैं आप लोग कि मोरारजी लाल जी देसाई की सरकार थी 1977 में, और 78 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तो 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया पता है? उसमें यह संशोधन कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है, सिर्फ एक बार। अगर दोबारा मंत्रिपरिषद उसे यह सलाह देती है तो उसे मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के राष्ट्रपति को कठपुतली बना दिया गया, मतलब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यह कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 74 में लिखा है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी, ये कहाँ लिखा गया है? 53 में। आइए हम लोग फिर से इस टॉपिक में आ जाते हैं। तो 52 आप लोग को पता चल गया होगा कि भारत में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 52 में है। कार्यपालिका की शक्ति कहाँ निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। यह किसने बताया गया है? 53 में बताया गया है। अब देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देंगे, यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 54 के हिसाब से, तो उसमें
लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित, आप लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा कुछ सदस्यों का मनोनयन होता है, तो आप लोग बताइएगा कि कितने सदस्यों का मनोनयन होता है लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में। आप लोग जानते हैं कि राज्यपाल के द्वारा होता है। तो अब तो राज्यपाल वाला हट गया है और लोकसभा वाला भी हट गया है। तो मैं ये कह रहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत, सिर्फ निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे और 70वां संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से 70वां जब संविधान संशोधन हुआ था, 70वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो दिल्ली और पांडुचेरी, दिल्ली और पांडुचेरी के भी एमएलए को, मतलब विधानसभा के सदस्यों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधानसभा यानी कि आपके उत्तर प्रदेश में आप लोग विधायक को चुनते हैं ना, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों के साथ, निर्वाचित सदस्यों के साथ दिल्ली और पांडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ दिल्ली और पांडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन रहेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और इसके निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पांडुचेरी के। ठीक है भैया, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। 52, 53, 54 आपका अनुच्छेद क्लियर हो गया होगा। ट्रिक भी बता दिया हूँ। यह आपसे यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट डालते हैं। मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग समय देंगे तो आप लोगों से चैप्टर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इतना आप लोग का आई होप क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं आप लोग 55। अनुच्छेद 55 यह बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या होगी, मतलब कि किस रिवाज से होगा, किस प्रक्रिया से होगा। राष्ट्रपति का चुनाव किस रीति से होगा या किस प्रक्रिया से होगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब वोट डालने जाते हैं, विधानसभा का वो इलेक्शन हो, चाहे प्रधानी का हो, चाहे लोकसभा का हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 10 लोग उम्मीदवार हैं तो उसमें से एक लोग को हमको चुनना रहता है। तो मान जाइए कि भाजपा है, सपा है, बसपा है, अगर किसी को भी वोट देना है तो एक ही आदमी को आप वोट दोगे ना। ठीक है भैया, तो यह होता है। पर राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब होता है, यदि मान जाइए 3 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, कोई और है, कोई और है, यशवंत सिन्हा जी से शायद हुआ था इनका चुनाव। तो अगर आपको वोट देना है इस प्रणाली के माध्यम से, तो नंबर 1 पर हम द्रौपदी मुर्मू को प्रेफरेंस दे दिए, दूसरे पर यशवंत सिन्हा को दे दिए, तीसरे पर इनको दे दिए। तो हम तीनों लोगों को वोट दे सकते हैं। बस ये शर्त है कि आपको नंबरिंग करनी होगी, पहले नंबर पर किनको वोट देना है, दूसरे नंबर पर किनको वोट देना है और तीसरे नंबर पर किनको वोट देना है। मतलब बाई चॉइस आप तीनों लोग को प्रेफरेंस कर सकते हो। और जो हम लोग सामान्य चुनाव होता है उसमें क्या होता है, हम लोग एक ही लोग को ना वोट देते हैं। अगर जिसको साइकिल पर देना रहेगा साइकिल पर वोट देगा, जिसको भाजपा को देना रहेगा कमल पर वोट देगा, जिसको बसपा पर देना होगा वो हाथी पर वोट देगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपकी पहली पसंद भाजपा है तो उसको 1 नंबर पर रखेंगे, दूसरे पर साइकिल है तो साइकिल को रखेंगे, तीसरे पर बसपा है तो बसपा को रखेंगे। उसी तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जिस प्रक्रिया से होता है उसका नाम क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस रीति से होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह अनुच्छेद 55 में दिया गया है। ठीक है भैया, अब आ जाते हैं हम लोग, आप लोग का 52, 53, 54, 55 क्लियर हो गया होगा। इतना अच्छा कोई पढ़ाएगा नहीं, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। और ये देखिए अनुच्छेद 56 बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा और वह 5 साल से पहले भी अपना इस्तीफा दे सकता है
वह इस्तीफा अपना किसको देगा, ये आप लोग के लिए प्रश्न है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, ये आप लोग के लिए प्रश्न है, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। अब 57 क्या कहता है? 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, बस उसकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा हो, वो जब तक जिंदा है तब तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है भैया। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप कितना भी बार बन सकते हो, बस आपके शरीर में जान रहनी चाहिए और आपकी 35 वर्ष से उम्र से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है भैया, यह हो गया। अब आ जाते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 3 योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, दूसरा भारत का नागरिक हो, और तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए हमें 3 प्रकार की योग्यताएं चाहिए। पहला, वो 35 वर्ष की आयु का हो, दूसरा वह भारत का नागरिक हो, ऐसा नहीं हो कि पाकिस्तान का चलावे लड़े खातिर चुनाव, तो ऐसा ना हो पाए भैया, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर वह ये तीनों चीज़ रखता है तो वो क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। अब आ जाते हैं हम लोग 59 दशाएं। दशाएं मतलब क्या क्या शर्तें होंगी। अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हो तो आपके लिए क्या क्या शर्तें होंगी। आप राष्ट्रपति बन जाते हो तो क्या क्या दशाएं होंगी। दशाएं का मतलब शर्तें। तो पहली शर्त क्या है भैया, देखा डिजिटल बोर्ड ना, हाँ। पहली शर्त है, दूसरी शर्त है और तीसरी शर्त है। वैसे तो डीपली कई शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आप राष्ट्रपति बनने के बाद कोई भी लाभ का पद नहीं धारण करेंगे, यानी कि आप किसी संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य हैं, अगर वहाँ से चुने जाते हैं तो आपको वह पद खाली करना पड़ेगा। अगर आप सांसद हैं तो सांसद का पद छोड़ना पड़ेगा, अगर आप विधायक हैं तो विधायक का पद छोड़ना पड़ेगा, यानी आप किसी लाभ के पद पर नहीं रहेंगे अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो। दूसरा क्या है कि इसका जो वेतन है वह इन राष्ट्रपति के कार्यकाल में कभी कम नहीं होगा। आप लोग जान रहे हैं कि 2018 के बाद से राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है आप लोग को बता दूं, 5 लाख रुपया। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि जब कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो जमानत राशि कितना जमा करता है। ठीक है, ये आप लोग के लिए प्रश्न है कि राष्ट्रपति का जब कोई चुनाव लड़ता है तो कितना जमानत राशि जमा करता है, ये आप लोग हमको बताइएगा। ठीक है भैया। तो 5 लाख रुपये, 50,000 लिख दिया हूँ क्या यार, 5 लाख रुपया इनकी सैलरी है और जमानत राशि कितना है यह आप लोग हमको बताइएगा। और तीसरा चीज़ यह है कि जो भी राष्ट्रपति को आवास मिलेगा उसका कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रपति को जो भी आवास मिलेगा उसका कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 59 में बताया गया है। यह सारी चीज़ें आपसे पूछेगा यूपीएसआई में। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, इसको नोट करके कहीं लिख लीजिए, आप लोगों से यही चीज़ पूछेगा। एक क्लास मैच खल्लास। ठीक है भैया, इतना आप लोग समझ में आ गया ना। अब आ जाते हैं हम लोग अनुच्छेद 60 में। देखिए 60 का नमूना क्या है, शपथ। 60 से 60, 100 से शपथ। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह किन किन चीज़ों की शपथ लेता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्यों की पालन का शपथ लेता है। पहला क्या लेता है, श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्यों के पालन की शपथ लेता है। ठीक है भैया। अपने कर्तव्यों पालन की शपथ लेता है। दूसरी शपथ क्या लेता है, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। संविधान के और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। ठीक है भैया। और तीसरा कि भारत के नागरिक के सेवा और कल्याण की शपथ लेता है।
ठीक है भैया, इतना आप लोग का क्लियर हुआ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 60 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। आते हैं 61 महाभियोग। महाभियोग की भैया बहुत अच्छी प्रक्रिया है, अगर आप लोग इतना देर से समझ रहे होंगे तो महाभियोग क्या होता है। महाभियोग क्यों लगाया जाता है राष्ट्रपति पर? राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ एक दशा में लगाया जा सकता है कि जब संसद की किसी सदन को लगता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा है, मतलब संविधान के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, मतलब उसके नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है। वह प्रस्ताव लाने से पहले लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है। वह प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना किसको देनी चाहिए? राष्ट्रपति को देनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा यदि किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाना है, मतलब कि लोकसभा में यदि प्रस्ताव लाया जाना है तो क्या करा जाएगा? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है, और जो प्रस्ताव रहेगा उस पर 1/4 जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाना होगा उसमें उनकी दस्तखत रहेगी। अगर लोकसभा में आ रहा है तो 1/4 सदस्यों की दस्तखत रहेगी उस प्रस्ताव पर। ठीक है, अब मान लिए हम लोग कि लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, लोकसभा में लाया गया प्रस्ताव। ठीक है, तो लोकसभा में क्या होगा कि उस प्रस्ताव को लाया जाएगा। अब उस प्रस्ताव को पास होने के लिए 2/3 सदस्यों का मत चाहिए। ठीक है, अब इन 2/3 सदस्यों का मत मिल गया लोकसभा में, तो अब यह प्रस्ताव पास हो गया। अब जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में क्या होगा? राज्यसभा में यह होगा कि इस प्रस्ताव की जांच की जाएगी। अब इस प्रस्ताव की जांच की जाएगी कि जो संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है लोकसभा के द्वारा, तो वह सही है कि नहीं। अगर राज्यसभा में आएगा वह प्रस्ताव तो लोकसभा के द्वारा जांच की जाएगी, अगर लोकसभा में वह प्रस्ताव आएगा तो राज्यसभा के द्वारा उसकी जांच की जाएगी। अब राज्यसभा में जांच के बाद यदि 2/3 सदस्यों के द्वारा पास कर लिया गया, यदि 2/3 सदस्यों के द्वारा मत मिला कि यह आरोप जो लगाए गए हैं सही है, अगर 2/3 से यहाँ पर भी पास हो जाता है बिल, यानी कि प्रस्ताव पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद मुक्त हो जाएंगे। अपने पद से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो यह प्रक्रिया है। ठीक है, अब मैं फिर से आप लोग को बता दे रहा हूँ कि अनुच्छेद 61 में क्या होता है कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लाया जाता है तो उसका सिर्फ एक कारण है कि उसके ऊपर संविधान का अतिक्रमण का आरोप लगा हो। संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगा हो तो आप लोग से यह क्वेश्चन पूछेगा कि किस कारण से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, तो संविधान के अतिक्रमण के आरोप के माध्यम से। और यह प्रस्ताव कैसे आता है? अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाना होगा तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। अगर राज्यसभा में होगा तो भी वही बात होगी, और उसमें 1/4 सदस्यों का उस प्रस्ताव पर दस्तखत होगा। ठीक है, दस्तखत हो गई तो फिर लोकसभा में वो प्रस्ताव लाया जाएगा। वह प्रस्ताव यदि 2/3 सदस्यों के माध्यम से पास हो जाता है तो क्या होगा? राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा में क्या होगा कि जांच की जाएगी कि जो आरोप लगाया गया है वह सत्य है कि असत्य है। अगर वह आरोप सत्य पाया जाता है तो फिर वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग में अगर 2/3 सदस्य वोट दे देते हैं तो राष्ट्रपति उसी दिन से पद मुक्त हो जाएगा, उसके ऊपर महाभियोग लग जाएगा। अगर राज्यसभा में आएगा तो लोकसभा जांच करके, लास्ट में जांच करके इनके ऊपर महाभियोग लगाएगी। अगर लोकसभा में आएगा तो राज्यसभा, और राज्यसभा में आएगा तो लोकसभा। प्रक्रिया यही रहेगी। ठीक है भैया, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, उसको आप लोग हमको जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, अनुच्छेद 87 आप लोग बताइएगा, 72 बताइएगा, और 361 अनुच्छेद के बारे में बताइएगा। 62 के बारे में भी आप लोग बता दीजिएगा। इसमें रिक्ति है कि राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है। ठीक है, अच्छा ये मैं बताना भूल गया हूँ कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उच्चतम न्यायालय का
मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार होंगे, राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, उसके पास विशेष अधिकार होंगे, यानी कि वह जब तक पद पर है तब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर वह कोई कार्य कर भी दिया है तो उसके ऊपर विधिक कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, अगर न्यायालय में कोई भी उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। यह सब उसके विशेषाधिकार के बारे में 361 में बताया गया है। तो आप लोग बताइएगा भैया, यह 70वां संविधान संशोधन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को चुनाव देने का अधिकार इसके माध्यम से दिया गया था। अब मैं फिर से आप लोग को ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, इतना याद करा दिया हूँ आप लोग को, यह क्लास बिल्कुल भूलेगी नहीं। प का नी को का दु यो द स म। अब आप लोग से कोई भी अनुच्छेद पूछेगा आप लोग तुरंत बता देंगे। प मतलब पद, किसमें है? 52 में है। अब देखिए कार्यपालिका किसमें है? अनुच्छेद 53 में है। प का नी मतलब निर्वाचन, को मतलब कोटा, इसके मतलब कार्यकाल, दी मतलब दोबारा बन सकते हैं, जो मतलब योग्यता, द मतलब दशाएं, यह मतलब शपथ, यह मतलब महाभियोग। ठीक है, अब आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा इस अनुच्छेदों को और फिर लिख लीजिएगा पका निको का दुयो दशम। ठीक है भैया, इतना हो गया। अब आप लोग यह क्वेश्चन हमको बताइएगा, आप लोग बताइएगा भैया क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्यार दीजिएगा और बुरी लगी तो भाई आप लोग अपना अपना रास्ता देखिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ। देखिए समय रात का कितना बज रहा है? 11:30 बज गया। ठीक है भैया, जय हिंद जय भारत।